फिर हम बात करते हैं एक और बिजनेस लीडर की, जिन्हें मैं समझता हूं कि हम सबको मिलना चाहिए या फिर उनकी पर्सपेक्टिव समझनी चाहिए। मुझे लगता है इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमें अगर सीखना हो तो उसके लिए है जेमी डायमंड। जेमी डायमंड, इनके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसकी लिंक मैं कोशिश करूंगा शेयर करूं यहाँ पे अगर मुझे मिले। जेमी जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं। जेपी मॉर्गन दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है बाय फार। इसको शुरुआत किया गया था 1800s में, और ये बैंक का कहानी शुरुआत होता है ऐसा कि यूएस सिविल वॉर ड्रिवन था, गरीबी थी, बहुत कठिनाई का माहौल था, अमेरिकन सरकार के पास पैसे कम पड़े, तो अमेरिकन सरकार को जेपी मॉर्गन ने रेस्क्यू किया बैंकरप्सी से, यानी कि पूरी देश की दिवालिया निकल जाता, और उसे बचाने का काम किया इस बैंक ने। अब इस तरीके की और भी बड़ी बैंक्स रही हैं अमेरिका में। वेल्स फार्गो है, बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक्स है, बहुत सारे बैंक्स हैं। पर जेपी मॉर्गन हर क्राइसिस से बचा ही नहीं, हर क्राइसिस में सिग्निफिकेंटली बड़ा होता गया है। जेमी से मैंने दो चीजें सीखी है। पहली चीज कि इकोनॉमिक क्राइसिस को चैलेंज की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी जिसे कहा जाता है फोर्ट्रेस बैलेंस शीट। फोर्ट्रेस बैलेंस शीट का मतलब क्या है? अब हम जिस भी शहर में रहते हैं, कभी ना कभी हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी की दाम उतनी ज़्यादा नहीं रही है, कम रहा है, और कभी ना कभी प्रॉपर्टी का दाम जैसे आज का दिन बहुत तेज़ी से बढ़ा भी है। अगर अपने पास में थोड़ा कैश ज़्यादा रहता और हमने इन्वेस्ट नहीं किया होता पहले मार्केट में, तो कई बार आप लोगों से सुनते होंगे कि जब मार्केट डाउन था तब खरीद लेना चाहिए था। जेमी डायमंड इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। वो हमेशा अपने बैलेंस शीट में ज़्यादा कैश रखते हैं, ज़्यादा इक्विटी रखते हैं, और इंतज़ार करते हैं कब क्राइसिस आए। चाहे वो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जीएफसी हो, चाहे वो जीएफसी के बाद वाला क्राइसिस हो, चाहे वो कोविड का क्राइसिस हो, चाहे वो अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस हो। ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जहां पे जेपी मॉर्गन ने दूसरी कंपनीज को सस्ते भाव में ना खरीदा, क्योंकि उन्होंने उन मौके का इस्तेमाल किया जब आपके शहर में प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम थी और आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, और आपके शहर में कुछ लोगों ने शायद खरीदा, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा। उसी में जेपी मॉर्गन, उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत बैंक्स खरीदी और अपने बैंक को बड़ा बनाते गए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाते गए। दूसरा चीज़ जो मैं जेमी से सीखता हूँ इज़ हाईली एग्जीक्यूशन फोकस्ड। हम भारत में एक तरीके से सोचिए तो मिड साइज कंपनी चलाते हैं, क्योंकि भारत में भी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, रिलायंस है, अडानी है, टीसीएस है, बड़े लार्ज कॉरपोरेशंस हैं। हम तो उसमें रिलेटिवली छोटी कंपनी है, फ्यू बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप। इसमें भी वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं हमेशा, हम कौन सी एक्विजिशंस कर रहे हैं, उन एक्विजिशंस में क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, इन सारी चीज़ की डिटेल वो दुनिया भर में रखते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल हमारे लिए, चाहे वो भारत हो, जापान हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, मिडल ईस्ट हो, यूएस की छोटे छोटे राज्य हो, उन सारे में ही कीप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेप्थ। जब भी मैंने उन्हें देखा है, मैंने वो चीज़ पर्सपेक्टिव जानी। और जो मैंने शुरुआत में आज बात करी, क्यूरोसिटी एंड अटेंशन टू डिटेल, वो भी मैं समझता हूँ कि जेमी से मैं सीखता हूँ। जेमी के बारे में एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। उन्हें जेफ बेज़ोस एक समय रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन शुरू करने के लिए। क्या होता अगर अमेज़न आज दुनिया के सबसे बड़ा बैंक भी ओन कर रहा होता? द वर्ल्ड वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस, बट इज नॉट टू बी, एंड जेपी मॉर्गन इज व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ जेमी, आई बिलीव।